जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम कावेरी टू इंजन के आफ्टर बर्नर टेस्ट, और उसके बाद कैसे भारत अपने जेट इंजन को मरीन इंजन में कन्वर्ट कर रहा है, इसके बारे में। यानी एक ही वीडियो में आपको मल्टीपल अपडेट्स मिलने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, भारत वैसे तो पांचवी पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन असली ताकत से विमान नहीं बल्कि उसका इंजन होता है, और ये बात हम लोग भली भांति जानते हैं। और अब 120 किलोटन का जो इंजन भारत फ्रांस के साथ मिलकर विकसित कर रहा है, वो सिर्फ आसमान के लिए ही नहीं बल्कि समुद्र के लिए भी तैयार किया जा सकता है। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या भारत एक ही इंजन टेक्नोलॉजी से एयरफोर्स और नेवी दोनों को ताकत देने जा रहा है? आइए पूरा मामला समझते हैं विस्तार से। देखिए, इस पूरे रिपोर्ट का केंद्र बिंदु है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी HLM का, जो कि भारत का एक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है। इसको चाहिए एक हाई थ्रस्ट, सुपर क्रूज क्षमता वाला, लो रेडार सिग्नेचर वाला और एडवांस फ्यूल एफिशिएंसी वाला इंजन, जो कि इसकी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। और इसके लिए भारत ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि हम 110 से 120 किलोटन क्लास का जो इंजन है वो विकसित कर रहे हैं। और इस इंजन से हमारी उम्मीदें काफी जुड़ी हैं, क्योंकि यह इंजन भारत को एरो इंजन टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बना सकता है, जो अभी तक कुछ ही देशों के पास है। लेकिन सवाल यह है कि अब इसमें एक दिलचस्प मोड़ आ चुका है। अब इसी 120 किलोटन के इंजन के कोर को लेकर इसे मरीन गैस टर्बाइन इंजन में बदला जा सकता है। लेकिन वो कैसे? देखिए, विमान का जो इंजन होता है उसमें इंजन थ्रस्ट पैदा करता है गर्म गैसों को तेजी से बाहर निकालकर। लेकिन अगर हम वॉरशिप की बात करें या पानी के जहाज की बात करें, तो उसी गैस जनरेटर को एक फ्री पावर टरबाइन से जोड़ा जाता है, जो एग्जॉस्ट एनर्जी को रोटेशनल शाफ्ट पावर में बदल देता है। यानी अब वही इंजन जहाज के प्रोपेलर को घुमाएगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम इस बार को सोच भी लें कि हम जेट इंजन को मरीन इंजन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये पावर कितना देगा? तो रिपोर्ट्स की बात माने तो 120 किलोटन इंजन का जो समुद्री संस्करण होगा, वो तकरीबन 25 से लेकर 30 मेगावाट की जो पावर है वो प्रदान करेगा। यानी लगभग 33,000 से लेकर 40,000 शाफ्ट हॉर्स पावर। और इतनी पावर जो है ये काफी ज्यादा मानी जाती है, क्योंकि ये पावर लेवल दुनिया के प्रसिद्ध मरीन इंजनों के बराबर है, जैसे कि जनरल इलेक्ट्रिक का LM2500 हो गया, या फिर रोल्स रॉयस का MT30 इंजन हो गया। ये इंजन 6,000 से 9,000 टन वाले डिस्ट्रॉयर लार्ज फ्रिगेट के लिए एक आदर्श इंजन माना जा सकता है। तो इससे भारतीय नौसेना को क्या फायदा होगा, आइए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए, फिलहाल तो अभी ये इंजन अंडर कंसिडरेशन है, लेकिन अगर भारत ये इंजन बना लेता है तो पहली बात तो ये है कि विदेशी सप्लायर पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी। उसके अलावा मेंटेनेंस और लॉजिस्टिक हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा। युद्ध के समय बेहतर उपलब्धता होगी और स्वदेशी सिस्टम के साथ बेहतर इंटीग्रेशन किया जा सकेगा। देखिए, विदेशी उपकरणों में ऐसा नहीं है कि कोई कमी होती है, लेकिन आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि भविष्य में अगर कभी युद्ध की स्थिति बनी, या फिर अगर हम कभी किसी देश से इंजन ले रहे हो, उसके साथ हमारे रिलेशंस अच्छे ना रहे, तो फिर वो इस इंजन की सप्लाई को, स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई को बाधित कर सकता है। लेकिन स्वदेशी इंजन आने के बाद ये सारी जो डिपेंडेंसीज हैं ये सिरे से खत्म हो जाएंगी, और भारत को ये एक रणनीतिक स्वतंत्रता की दिशा में एक बड़ा कदम की तरफ ले जाएगी, या यूं कह सकते हैं आप इसको रणनीतिक स्वतंत्रता की तरफ एक बड़ा कदम मान सकते हैं। लेकिन ये चीजें सुनने में जितनी आसान लग रही हैं उतनी चैलेंजिंग भी है। देखिए, यहाँ पर चुनौतियां बहुत सारी हैं। एयर से सी में बदलाव आसान नहीं है। पहला सबसे बड़ा चैलेंज है समुद्री नमक। इसके चलते जो कोरोजन है यानी जंग लगना है, ये एक आम समस्या होती है और हमें इससे निपटना होगा। इसके अलावा हॉट सॉल्ट अटैक जो है वो टरबाइन ब्लेड को नुकसान पहुंचा सकता है। ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा मरीन फ्यूल में सल्फर ज्यादा होता है, और जहाज को हाई स्पीड थ्रस्ट नहीं चाहिए बल्कि लो आरपीएम पर ज्यादा टॉर्क चाहिए। इसलिए मरीन वेरिएंट में हमें स्पेशल कोरोजन रेजिस्टेंट कोटिंग करनी पड़ेगी, मजबूत मल्टी स्टेज पावर टरबाइन लगाने होंगे, मॉडिफाइड कंबशन सिस्टम इंटीग्रेट करना होगा, और इनकी जरूरत पड़ने वाली है। तभी आप एक एरो इंजन को एक मरीन इंजन में ढाल सकते हैं। अब यहाँ पर पूरे इंजन डेवलपमेंट में सबसे अहम भूमिका निभाने वाली है गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट। ये एक डुअल यूज रणनीति है GTRE की, जहाँ पर एक इंजन टेक्नोलॉजी दो प्लेटफॉर्म को फायदा पहुंचाएगी, जहाँ पर भारतीय वायुसेना के साथ साथ भारतीय नौसेना भी इससे लाभान्वित होगी। यानी एक निवेश से हमें दो बड़े फायदे मिलने वाले हैं। इसका रणनीतिक महत्व भी हमारे लिए काफी ज्यादा है।
अगर ये प्रोजेक्ट सफल हो जाता है तो भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जो खुद का 5th जनरेशन फाइटर इंजन भी बनाते हैं और खुद बड़े युद्ध पोतों के लिए गैस टर्बाइन इंजन भी बनाते हैं, और एयर और मरीन टेक्नोलॉजी पर भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा। ये सिर्फ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट नहीं ये सिर्फ टेक्निकल प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रेटेजिक आज़ादी की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि भारत इस समय डुअल यूज पॉलिसी पर ध्यान में दे रहा है। तो इसके अंतर्गत हमें आने वाले भविष्य में कुछ बड़े डेवलपमेंट देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी रिपोर्ट के बारे में। अगर आप एक्स पर एक्टिव हैं, जिसे पूर्व में हम ट्विटर के नाम पे जानते हैं, तो वहां पर कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सामने आए हैं जहां पर कावेरी इंजन प्रोग्राम को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। कावेरी इंजन प्रोग्राम से हम लोग भावात्मक रूप से भी जुड़े हैं और हमारे लिए ये महत्वपूर्ण भी है। लेकिन हाल ही में जब गोदरेज एरोस्पेस की रिपोर्ट सामने आई कि वो दूसरा और तीसरा कावेरी इंजन डिलीवर करने की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे मन में ये उमंग भी जगी, क्या निकट भविष्य में हम आफ्टर बर्नर के साथ इन इंजन का टेस्ट देखने वाले हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ है। अगर हम कुछ डॉक्यूमेंट की बात माने, कुछ रिपोर्ट की बात माने जो कावेरी इंजन को लेकर आई हैं, तो उसमें ये बताया गया कि गत 16 फरवरी 2026 को डीआरडीओ की लैब, जो कि बेंगलुरु में है, वहां पर भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने कावेरी इंजन का आफ्टर बर्नर के साथ जो टेस्ट है उसको विटनेस किया है। हालांकि इसको लेकर ज्यादा जानकारियां पब्लिक में अवेलेबल नहीं करवाई गई हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स यही बताते हैं कि ये जो आफ्टर बर्नर टेस्ट था ये कावेरी इंजन की स्टेबिलिटी को और एंड्योरेंस को टेस्ट करने के लिए किया गया था। हालांकि आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि फिलहाल कावेरी इंजन तेजस में यूज नहीं होगा। ग्राउंड टेस्ट में इनका यूज हो सकता है या फिर लो स्पीड और हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल में हो सकता है, लेकिन संभावित है कि मौजूदा कावेरी इंजन के साथ हमें ये तेजस उड़ान भरता नजर ना आए। हालांकि ये भी स्पष्ट है कि जैसे ही D1, D2 और D3 कावेरी इंजन, जो कि गोदरेज एरोस्पेस की तरफ से सप्लाई किए जाने हैं, D1 किया जा चुका है और D2 और D3 इसी वर्ष की पहली छमाही में सप्लाई कर दिए जाएंगे, तो उनके बाद जो सर्टिफिकेशन ट्रायल है वो आयोजित किए जाएंगे, जहां पर उनके हाई एल्टीट्यूड टेस्ट हो गए, हॉट रन टेस्ट हो गया, इसके अलावा एंड्योरेंस टेस्ट हो गया, रिलायबिलिटी टेस्ट हो गए, ये आयोजित किए जाएंगे। और एक बार जैसे ही इस वर्ष के अंत तक सर्टिफिकेशन मिल जाता है, जैसा कि DTR ने टारगेट रखा है, तो उसके बाद कावेरी 2.0 का रास्ता यहाँ से आसान होने वाला है। लेकिन इसके लिए हमें बहुत सारे अभी चैलेंजेस का सामना करना है। हम सिर्फ आशा कर सकते हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि अब GTRE को किसी प्रकार का कोई सेटबैक ना मिले, क्योंकि ऑलरेडी इस समय भारतीय वायुसेना को अपने स्वदेशी इंजन्स की काफ़ी दरकार है। हालांकि अभी हम एक लंबे अरसे तक जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजन पे ही डिपेंडेंट रहेंगे, लेकिन आने वाले भविष्य में हमारे पास एक उम्मीद भी है कि अगर हमने स्वदेशी पावर प्लांट विकसित कर लिया, तो जब इनको मिड लाइफ अपग्रेड मिल रहा होगा फाइटर जेट को, तो हम अपने स्वदेशी इंजन्स को इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।